ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का भारत यह वह समय था जब यह भूमि ज्ञान, व्यापार और संस्कृति में समृद्ध थी, लेकिन राजनीतिक रूप से विभाजित। छोटे बड़े जनपद, गणराज्य और राजतंत्र सभी अपने अपने हितों के लिए संघर्षरत थे। उत्तर भारत में एक शक्ति उभर रही थी, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी आक्रमणों को रोका, एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। उनके पुत्र बिंदुसार ने उस साम्राज्य को विस्तार दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में जिस नाम ने सबसे गहरी छाप छोड़ी वह अभी सामने आना बाकी था। उसका नाम था अशोक। सम्राट बिंदुसार के अनेक पुत्र थे, राजमहल में ऐश्वर्य था, लेकिन उसके भीतर राजनीति का ईर्ष्या और सत्ता की भूख भी थी। अशोक का जन्म राजमहल में हुआ, लेकिन उसकी माता धर्मा कोई प्रमुख रानी नहीं थी। यही कारण था कि अशोक को प्रारंभ से ही संदेह और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। वह अन्य राजकुमारों की तरह केवल विलास में नहीं पला, उसने शस्त्र उठाना सीखा, युद्ध नीति समझी और कठोर अनुशासन में जीवन जिया। अशोक तेजस्वी था, लेकिन उग्र भी। जहाँ अन्य राजकुमार संवाद खोजते थे, वहाँ अशोक समाधान तलवार में देखता था। दरबार में अशोक की छवि एक क्रूर लेकिन सक्षम योद्धा की थी। कुछ दरबारी उससे भय खाते थे, कुछ उसकी प्रशंसा करते थे और कुछ उसे भविष्य का खतरा मानते थे। अशोक मानता था कि शासन दया से नहीं, भय से चलता है। उसके लिए राज्य का अर्थ था नियंत्रण। यह सोच ही आगे चलकर उसे इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनाने वाली थी, और सबसे विवादास्पद भी। उत्तर पश्चिम में स्थित तक्षशिला मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ विद्रोह भड़क उठा। बिंदुसार ने दरबार में अपने कई पुत्रों को देखा, लेकिन यह जिम्मेदारी अशोक को सौंपी। अशोक ने तक्षशिला पहुंचते ही कठोर निर्णय लिए। उसने विद्रोह को जड़ से कुचल दिया। इतिहासकार लिखते हैं, तक्षशिला में शांति तो आई, लेकिन भय के माध्यम से। यहीं से अशोक की पहचान बनी, एक ऐसा शासक जो परिणाम जानता था लेकिन करुणा नहीं। तक्षशिला के बाद अशोक को उज्जैनी का राज्यपाल बनाया गया। यहाँ उसका सामना केवल युद्ध से नहीं, प्रशासन से भी हुआ। कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और प्रजा का प्रबंध, अशोक ने सब कुछ सीखा। उज्जैनी में ही उसका जीवन पहली बार स्थिर हुआ। यहीं विदिशा देवी उसके जीवन में आई, लेकिन यह प्रेम भी अशोक को नरम नहीं कर सका। उसकी महत्वाकांक्षा अभी अधूरी थी। सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ। मौर्य साम्राज्य एक बार फिर उथल पुथल में डूब गया। सिंहासन का उत्तराधिकारी तय नहीं था। इतिहास इस बात पर एकमत नहीं कि कितने राजकुमार मारे गए, लेकिन इतना स्पष्ट है, अशोक ने सत्ता के मार्ग में कोई बाधा स्वीकार नहीं की। ईसा पूर्व 268 में अशोक मौर्य सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अभियान चलाए। एक एक कर राज्य मौर्य ध्वज के नीचे आते गए। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल तक फैल गया, लेकिन एक क्षेत्र अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग केवल एक राज्य नहीं था, वह स्वतंत्रता का प्रतीक था। अशोक के लिए कलिंग मौर्य साम्राज्य की अंतिम कड़ी था। निर्णय लिया गया, युद्ध होगा। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में गिना जाता है। यह केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह सत्ता और मानवता के बीच टकराव था। अशोक की सेना विजयी हुई, लेकिन उस विजय की कीमत असहनीय थी। अशोक के शिलालेख स्वयं स्वीकार करते हैं, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक बंदी बनाए गए और असंख्य परिवार उजड़ गए। नदी का जल लाल हो चुका था, भूमि पर केवल शव नहीं थे, वहाँ टूटे सपने पड़े थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, नगाड़े थम चुके थे, लेकिन सम्राट अशोक के भीतर कोई उत्सव नहीं था। वह युद्ध भूमि में अकेले खड़ा था, चारों ओर लाशें, रुदन और मौन। पहली बार अशोक ने विजय को बिना गर्व के देखा। एक घायल स्त्री अपने मृत पुत्र को गोद में लिए अशोक के सामने से गुजरी। एक बच्चा अपने पिता की लाश के पास बैठा अशोक की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ एक प्रश्न था। वह प्रश्न शब्दों में नहीं था, लेकिन उसकी गूंज अशोक के भीतर उतर चुकी थी। अशोक ने अपनी तलवार को देखा, वही तलवार जिसने उसे सम्राट बनाया था, और उसी क्षण उसने तलवार को भूमि पर रख दिया। यह त्याग नहीं था, यह अभी पश्चाताप भी नहीं था, यह था एक सम्राट का पहला मौन। अंतिम शब्द अशोक ने कलिंग जीत लिया था, लेकिन उस दिन उसने स्वयं को खो दिया था। इतिहास यही नहीं रुकता, क्योंकि यह वह क्षण था जहां से एक योद्धा का अंत और एक नए मार्ग की शुरुआत होने वाली थी।